हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के भारतीय भवन का फिजिक्स गुरुत्वाकर्षण पाठ नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध और कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। यानी कैपिटल जी का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और स्मॉल जी का मतलब हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण के संबंध पढ़े थे और उसका अंतर पढ़े थे। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो उस वीडियो का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान में परिवर्तन कैसे होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी स्थान विशेष पर यदि जी का मान नियत होता है तथापि स्थान परिवर्तन के साथ जी का मान बदलता है। बात समझ रहा ना? यानी कि हम लोग जानते हैं कि कोई ऐसा स्थान होता है, कोई ऐसा जगह होता है जहां पर जी का मान क्या होता है, नियत होता है, यानी कि बदलता नहीं है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि जी का मान हर जगह सेम हो। अगर स्थान में परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर जी के मान में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो जाता है। बात समझ रहा ना? तो वही यह पॉइंट कह रहा है कि किसी स्थान विशेष पर जी का मान नियत होता है तो स्थान परिवर्तन यानी कि स्थान जब बदलेगा तो स्थान के साथ साथ वहां जी का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसे, यानी कि ऊंचाई का प्रभाव और पृथ्वी के आकार का प्रभाव, यानी कि जी पर इन सभी का प्रभाव कैसे पड़ता है उसको देखा जाए। तो अगर ऊंचाई का प्रभाव सबसे पहले किस पर, जी पर ऊंचाई का प्रभाव किस तरह पड़ता है तो हम देख लेते हैं। और ऊंचाई एच का मान बढ़ने से जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। यानी कि जब हम ऊंचाई का मान बढ़ाएंगे, मान लेते हैं ऊंचाई जितना हमारा एच का मान अधिक होगा उतना ही जी का मान क्या होगा, घटेगा। बात समझ रहा है ना? तो ये ध्यान में रखना होगा कि जितना ही ऊंचाई बढ़ेगा उतना ही जी का मान क्या होगा, घटेगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमको मिलेगा पृथ्वी के आकार का प्रभाव। तो पृथ्वी का जो आकार है उसका जी के पर किस तरह प्रभाव पड़ता है वो देख लेते हैं। तो कह रहा जी का मान ध्रुवों पर, जो पृथ्वी का ध्रुव होता है उस पर जो जी का मान होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी कि अधिक होता है। लेकिन फिर क्या कर रहा था, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। और जो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा है वहां पर जो जी का मान क्या होता है, न्यूनतम हो जाता है। और जो ध्रुव होता है उस पर पृथ्वी का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति। गुरुत्व के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति। तो ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज मतलब ऐसे लाइन ही इस तरह, इसको क्षैतिज कह देंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम इस तरह, वर्टिकल भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। तो कह रहा ऊर्ध्वाधर यानी कि गति में किस प्रकार का हमें समीकरण प्राप्त होगा उसको देखा जाए। तो जैसे हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े होंगे, पिछले क्लास में यानी इसी में पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि जहां पर हमको इसमें जी दिखाई देगा वहां पर हम क्या रखेंगे, ए रखते थे। और यहाँ पर जहां पर हमको एच दिखाई देगा वहां पर हम क्या रखते थे, ऊंचाई एस एस रखते थे। ठीक ना? और जहां पर हमको एच, तो ठीक है, अब यही हमको अंतर मिलेगा उसमें। ठीक ना? यहाँ पे इसको हम पढ़ लेते हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा। दूरी एस के बदले हम एच का प्रयोग करेंगे। जहां पर हमको एस दिखाई देता था वहां पर क्या रखना है, एच। और त्वरण ए के बदले गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रयोग करना है। बात समझा रहे ना? यानी कि एस के लिए हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, और ए के लिए क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। तो हमें गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करती हुई वस्तु, जैसे कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गति करेगा तो हमें क्या समीकरण मिलेगा, किन किन समीकरणों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, कोई वस्तु इस तरह नीचे गिरेगी। बात समझा रहा ना? तो ये इस पर किस कौन सा फॉर्मूला मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे यानी कि गति वाला चैप्टर में v इक्वल टू हम क्या पढ़े थे, u प्लस ए टी पढ़े थे लोग। वहां पर ये क्या होता था, ए के बदला में यहाँ पर क्या आ गया, जी आ गया, वहां पर होता था क्या, ए। तो v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, ए का मतलब होता है त्वरण, और t का मतलब होता है समय। तो इसमें भी वही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर मिलेगा h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू निकलेगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, चाहे कह सकते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी का होल स्क्वायर। तो g का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर g का मतलब हो जाएगा a। बात समझा रहा ना?
अब यहाँ से देखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला हमको, तो वी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा यू स्क्वायर प्लस 2GS, ठीक है, अरे सॉरी GH, ठीक ना। यानी कि हमारा ये 3 गो समीकरण मिले कब, ऊर्ध्वाधर अगर नीचे की तरफ वस्तु गति कर रही होती है तब v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब इसमें देख लेते हैं v का मतलब क्या हो जाएगा हमारा अंतिम वेग, u का मतलब हो जाएगा प्रारंभिक वेग, g का मतलब हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण और t का मतलब हो जाएगा टाइम यानी कि समय। इसमें हम जानते हैं h का मतलब ऊंचाई, u का मतलब क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग, टी का मतलब टाइम, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और टी का मतलब यहाँ पर टाइम होगा, ठीक है। तो बकिया सब के बारे में हमको जानकारी हो चुका है, ठीक ना। अब हम एक बात और यहाँ पर जान लेते हैं कि नीचे की ओर गति, नीचे की ओर दिशा धनात्मक मानी जाती है। जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गति कर रहा होता है तो उसका मान किस में माना जाता है, धनात्मक माना जाता है, यानी कि पॉजिटिव माना जाता है। बात समझ आ रहा है ना। लेकिन यही ऊपर की तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम वही पढ़ेंगे। यहाँ देख लियो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए समीकरण। अब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति करेगा, ये जो गति नीचे की तरफ रहता है वो किधर करेगा, ऊपर की तरफ गति करेगा। तो इसमें क्या होगा, जिसमें प्लस होता था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकलेगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू निकलेगा यू स्क्वायर माइनस 2GS। यानी कि सब यहाँ पर प्लस में यहाँ पर जो था वो क्या हो गया माइनस में। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो प्लस और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये ध्यान रखना है कि कह रहा है ऊपर की ओर गति कर रहा है, तो ये हमारा मान निकला v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, ये निकला मान। अब यहाँ पर इस पॉइंट को भी देख लेते हैं कि ऊपर की ओर दिशा ऋणात्मक मानी गई है। यानी कि जब ऊपर की तरफ वस्तु गति कर रहा है, चाहे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त उस वस्तु की दिशा क्या मानी गई है, ऋणात्मक मानता है, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे। यानी कि इन समीकरणों का हम प्रयोग करेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले कर उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बात, यानी कि जो सारा समीकरण हम अभी देख रहे हैं इनका प्रयोग करेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। तो कौन कौन सी बातें हैं उसको देख लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट, यदि कोई कण विराम की स्थिति से गति प्रारंभ करता है तो प्रारंभिक वेग u को क्या मान लेना है, 0। यानी कि मान लेते हैं, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है, कण है, अगर वह विराम से चलना शुरू करता है, विराम मतलब क्या, रुका हुआ है, और रुकने के बाद वह गति प्रारंभ करता है, तो उस वक्त उसकी प्रारंभिक गति यानी कि u हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। बात समझ रहा ना। यानी कोई भी वस्तु स्टार्टिंग होता है तो 0 से ही स्टार्ट होता है। तो वही कह रहा है कि कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है उसके बाद वह गति प्रारंभ करता है तो वहां पर u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, और यदि कोई गतिमान कण विराम में आ जाए तो अंतिम वेग भी क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। कोई वस्तु गति में है, गति करते करते क्या हो गया, विराम की अवस्था में आ गया, यानी कि रुक गया, और जब रुक गया तो उस वक्त उस वस्तु की अंतिम स्थिति क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा, भी, यानी कि हो जाएगा 0। बात समझ रहा ना। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो अगर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यदि नहीं दिया गया हो तो इनका मान कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेना है। गणना के सुविधा के लिए कभी कभी इसका मान कितना लेके चला जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है। बात समझ रहे हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, जब गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर नहीं दिया हो, बात समझ रहे हैं, यानी हम क्वेश्चन बना रहे हो, हमें जी का मान नहीं दिया गया हो, तो हम वहां पर जी बराबर क्या रख लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी इसी को आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, आसानी से इसका मान निकालने के लिए वहां पर 9.8 के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भी प्रयोग कर लिया जाता है। बात समझ रहे ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं इसके बाद। अरे किसी एक दिशा में राशियों को यदि धनात्मक मानते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में राशियां ऋणात्मक होगी। ये तो कोई बात ऐसा नहीं है, हम आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। यदि कोई राशि, मतलब ये जो राशियां हैं, अगर एक दिशा में हम धनात्मक मानेंगे तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, ऋणात्मक हो। जाहिर सी बात है कि अगर एक दिशा में अगर हम धनात्मक मानते हैं और उसी के विपरीत दिशा की अगर बात की जाए तो विपरीत दिशा में वो राशि का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि u, v, g, h एवं t में कोई 3 राशियां ज्ञात हो तो अन्य का मान उपयुक्त समीकरण से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है।
अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि यू भी जी एच और क्या दिया है टी, इनमें से अगर कोई तीन भी राशि अगर हमको पता है, यानी कि तीन भी किसी राशि, यानी कि कोई तीनों का किसी भी तीनों में से, इसमें किसी राशि में से तीनों का अगर मान हमको मालूम हो तो हम आसानी से सारा का सारा मान ज्ञात कर सकते हैं। बात समझे ना? तो चलो इसको नोट कर लेंगे।